जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद जय भारत। आज ये माहौल क्यों है? मेरे पिताजी का भी फोन आया कि बेटे आप ये ऐसे वीडियो ना डालो, आप गिरफ्तार कर लिए जाओगे। पर सवाल है कि मैंने इस वीडियो में ऐसा बोला क्या है? मैं तो अब भी कह रहा हूं कि मैं मोदी भक्त हूं, लेकिन मैं अंध भक्त नहीं हूं। तो देखिए, अंध भक्तों ये आपके लिए है, मैं मोदी भक्त हूं, अंध भक्त नहीं हूं। दोबारा बोलूंगा, ऐसा है। आप इस अंध भक्तों इसको सुने, और अगर आपको महसूस है तो विचार बदले, नेगेटिव ना रहे कि तेरे हर जुल्म का हिसाब हूं मैं। एज ए रेबल बोल रहा हूं ये मैं, तेरे हर जुल्म का हिसाब हूं मैं, तेरे हर सवाल का जवाब हूं मैं। माना कि मैं भी हूं एक आम आदमी, तूने क्या लगा तेरे लिए कबाब हूं मैं। तुझे क्या लगा? मोदी जी, आपने बोला था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का मतलब मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप मुझे पैसे दें। अच्छे दिन का एक ही पर्याय है मेरे लिए, जो मेरे साथी भारतीय हैं, सभी जातियों से, विभिन्न धर्मों से हैं, किसी को किसी का डर ना हो। आज पूरे देश में एक डर का माहौल है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं, तो कोई मुझे हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए। मैं मुदगिल हूं, और मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हूं, सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल, जमशेदपुर, टाटानगर से। कि निर्मला सीतारमण जी, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऐसे स्टेटमेंट ना दें जिससे लोगों को दिल में दर्द और जख्म उत्पन्न हो जाए। आप अगर ये कहें कि लोअर मिडिल क्लास 6 लाख से लेकर 18 लाख कमाती है, तो मैम आई थिंक आप जेएनयू की पास आउट हैं। जेएनयू एक बहुत बड़ी संस्था है, मैं इसका नमन करता हूं जेएनयू का, जिन्होंने वीर दिए इस धरती को। और आप स्वयं आज आपके सरकार के कितने लोग जेएनयू के खिलाफ है, जबकि मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है, जो मेरी प्राप्त जानकारी है, आप भी जेएनयू से इकोनॉमिक्स की शिक्षा प्राप्त की, जो मेरी जानकारी, हो सकता है रॉन्ग हो राइट हो, फर्दर उसके ऊपर मैं विश्लेषण नहीं करूंगा। इसलिए कि कोई भी संस्था गलत नहीं होती मैम, लेकिन आप तो सरकारी पद पे हैं। सरकारी पद में होने के बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बहुत दुख की स्थिति है। अगर कोई किसी के लिए कुछ बोल देता है तो कोई वो भाई मुसलमान प्रेमी बन जाता है, कोई हिंदुत्व प्रेमी बन जाता है, कोई ईसाई प्रेमी। ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? हमारे देश तो विविध जनताओं के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए हमारा देश जाना जाता है। आपके मंच के माध्यम से सभी धर्मों के लोगों से एक विनती होगी, किसी भी पार्टी की वजह से अपना सौहार्द ना बदलें, आपसी भेदभाव ना करें। कोई नहीं आएगा, आप ही रहेंगे। जैसा मोदी जी ने कहा है ना, आत्मनिर्भर रहो। ये बात कोई पार्टी विशेषक बात नहीं है, आत्मनिर्भर तो हम शुरू से ही है। हमें कौन सिखाएगा आत्मनिर्भर होना? हमारे मुंह में खाना कौन देता है जी? कोई बाहर वाला आता है कि हमें खाना देने के लिए? हमारे जेब में पैसे रख के गया आज तक कोई? तो देखिए, आपसे स्वार्थ बनाए रखे। और मैं तो बागी हूं, अगर मुझे कुछ गलत दिखेगा मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर सच बोलना गुनाह है तो गुनाह किया है मैंने। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और बहुत लंबे पूरा जीवन उन्होंने जो है बिताया है राजनीति में। क्या उनका बेटा फौज में सेवा दे रहा है क्या? आज वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, नेता चाहे कोई भी हो, देश का राजा चाहे कोई भी हो, बॉर्डर पे जो खड़ा है ना वो शेर है। बॉर्डर पे जो खड़ा है वो शेर है। और वो शेर कौन है? इंडियन आर्मी। गर्व से कहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं। और आर्मी की कोई जात नहीं होती, आर्मी का कोई धर्म नहीं होता, आर्मी का कोई रिलीजन नहीं होता। ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, यीशु मसीह की देन है। जो इस दुनिया में पैदा होता है वो आत्मनिर्भर ही होगा, किसी पे निर्भर नहीं होगा। क्योंकि परिवार में जन्म लेना ही एक आत्मनिर्भरता होता है। माता पिता भाई बहन, यही तो आत्मनिर्भरता है। आज आप कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाएं, देश इन मुश्किल परिस्थितियों में है। हम किस दौर से गुजर रहे हैं? हमारे मजदूर साथी सड़कों पे उनकी मौतें हो रही हैं। मैंने एक औरैया का इंसिडेंट देखा, उस दिन मेरा खून खौल गया और मुझे तहे दिल से बहुत कष्ट है उनके लिए। और आपको भी होगा जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तमाम हर भारतीय को, इसमें कोई रिलीजन नहीं है, हर एक को कष्ट हुआ कि खाना खाते हुए 24 लोग खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे, जब इस एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। ये कैसा लॉकडाउन है? सच के लिए दुनिया को छोड़ दो, सच के लिए दुनिया को छोड़ दो, पर दुनिया के लिए सच को ना छोड़ो। ये हो सकता है कि आप अकेले रह जाओगे, इसकी परवाह ना करो, लेकिन एक दौर आएगा जब आप आगे रहोगे और कारवां आपके साथ चलता रहेगा, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको एक होना चाहिए, हमेशा सद्भावना के साथ रहना चाहिए। ईद, दिवाली, होली, गुरु पर्व साथ मनाने की बात है। और मैं एक बात बता दूं, मेरा तो जन्म भी क्रिसमस के दिन हुआ है। ये बड़ी विचित्र बात है आफ्ताब जी, मेरा नाम श्रद्धानंद है और 25 हो, जन्म क्रिश्चियन के दिन हुआ। और आपने हिस्ट्री में देखा होगा, स्वामी श्रद्धानंद को फांसी की सजा हुई थी। मेरे पे थ्रेट्स भी आते हैं, लेकिन मैं आपके मन से एक बात बोलूंगा, बहुत सारे विषय हैं जिसमें लोग ये चाहते हैं कि मैं उनका आवाज बनूं,
आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई इसलिए कि एक छोटी सी बात है, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान। और अगर हम गंगा जमुना आप समझते हैं ना, राम रहीम का जो मजहब है, जब तक हम उसका उदाहरण मिसाल के तौर पे ना खड़े करेंगे तो क्या करेंगे। मैं एक साधारण भारतीय हूं, लेकिन मैं रेबल हूं। हर आदमी बागी होता है, लेकिन बागी होता है गलत चीज के ऊपर। मेरा किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन रेवल सदानंद पति। ये वो हैं, आपको मैं इनके बारे में बता दूं कि कुछ दिनों से इनका एक वीडियो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, और वो वीडियो कहीं ना कहीं हम तक पहुंचा। जब हम तक पहुंचा तो मैंने उस वीडियो को, अमूमन बहुत सारा जो है व्हाट्सएप पे अगर कोई वीडियो आता है तो हम उसको इग्नोर भी करते, सुनते भी नहीं है, ये करते। बट ये जो वीडियो था, इसको पता नहीं, मैंने सुना, और जब सुना तो स्टार्ट के दो तीन लाइन सुनने के बाद मुझे बड़ा ही वो इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा और कुछ अट्रैक्शन लगा उसमें। तो मैंने उस वीडियो को कंप्लीट सुना। जब मैंने पूरा सुना तो मुझे वो वीडियो एक बार ऐसा लगा कि कहीं ये फेक तो नहीं है, फेक मैसेज तो नहीं है। तो जो वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन था, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने चेक किया। चेक करने के बाद मुझे बिल्कुल जो है उस वीडियो में ऑथेंटिसिटी लगी, और फिर उसको हमने अपने चैनल सिटी हेडलाइंस न्यूज पे उसको पब्लिश किया। दोस्तों यकीन जानिए 48 आवर्स हो रहा है उस वीडियो को हमने पब्लिश किया है, और इस 48 आवर में 1 करोड़ से ज्यादा व्यू हो चुके हैं, 3,20,000 के आसपास शेयर हो चुके हैं। सैल्यूट है रेवल, हम आपको बोल सकते हैं रेवल जी। बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही जो एक रियल इंफॉर्मेशन था, जो आपने जिस तरह से उस बात को रखी, वो अल्टीमेट बहुत अच्छा था। क्या कहेंगे इसके पब्लिश होने के बाद? क्या आपको कुछ रिएक्शंस आए, कुछ कॉल्स आए, कुछ लोगों ने आपको, चूंकि 33,000 कमेंट्स तो मैंने मॉर्निंग में देखे थे, अभी पता नहीं कितने हैं, 33,000 के आसपास हमने कमेंट देखे थे, और सारे कमेंट्स में आपकी बात को 90% लोग जो है सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आपको पर्सनल, आपके व्हाट्सएप, आपके फोन पे, आपके फेसबुक पे कुछ इस तरह के मैसेज आए जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? जी, सबसे पहले आफ्ताब साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक बहुत ही अच्छी वीडियो। एक्चुअली बोलना चाहूंगा कि वीडियो अच्छी इसलिए क्योंकि अच्छाई हमारे मुल्क की पहचान है, विभिन्न संस्कृतियों की पहचान, यही हमारे देश की पहचान है। मैं तो एक आम नागरिक हूं, लेकिन आज रेबल बनने के लिए मजबूर हुआ हूं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप मेरी वीडियो के टैगलाइन में देखेंगे, आप जब भी देखें या सुनेंगे, उसे मैंने कहा है कि मैं गवर्नमेंट का अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट हूं। राइट, ऐसा मैं स्वयं मोदी जी से बहुत इंस्पायर्ड हूं, क्योंकि एक चाय वाले से वो प्रधानमंत्री बने, इससे बड़ी कोई इंस्पिरेशन की तो कहानी हो ही नहीं सकती। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशन दूसरों के लिए भी होनी चाहिए, केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों में। और इस वीडियो को जब मैंने अपलोड किया, मैं उम्मीद नहीं करता था कि हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इस तरह का विचार रख सकती हैं। जब उन्होंने कहा लोअर मिडिल क्लास फैमिली की न्यूनतम आय जो है वो 6 लाख है और मैक्सिमम जो 18 लाख है, मैं इस सोच में पड़ गया कि जो क्रीमी लेयर होती है गवर्नमेंट जॉब्स में, एडिशनल जजेस होते हैं, एयरफोर्स में विंग कमांडर होते हैं, इनकी तनख्वाह 1 लाख से 1,40,000 के बीच होती है, उनकी सालाना आय 18 लाख से या उसके आसपास या कम होती होंगी। तो क्या ये भी लोअर मिडिल क्लास में, जबकि ये तो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो दैट वाज समथिंग, मुझे बहुत स्ट्राइक किया आफ्ताब जी, वो मुझे बहुत स्ट्राइक किया, और मुझे लगा दिस इज नॉट गोइंग करेक्ट, दिस इज नॉट द वे टू रिप्रेजेंट। अच्छा, जब मैंने वीडियो को पोस्ट किया, मैंने 23rd को, आई वाज वेरी एजिटेटेड, मैंने टीवी में एक इंटरव्यू देखा और मुझे लगा बोलना चाहिए। अब जब मैंने बोलना शुरू किया, उसके बाद से आपकी दुआओं से और आप सब लोगों की मदद से आफ्ताब जी, संपूर्ण भारतीय नागरिक जो आज मेरे साथ हैं, लगभग 23 करोड़ लोग ये वीडियो देख चुके हैं पूरे पैन इंडिया एंड वर्ल्ड में। मेरे पास यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएई से काफी सारे प्रोफाइल है जो मैं आपको भेजूंगा। बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर्स है, एनजीओ है, जिन्होंने मेरे को अपने साथ जुड़ने के लिए बोला है, आह्वान किया है। अभी मेरे पास अभी जस्ट कुछ मिनट पहले कॉलेज के लड़के का आया है कि मेरे को कॉलेज से बहुत परेशानी हो रही है, मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूँ, कृपया आप मेरे जो प्रॉब्लम है उसको अपने इस पे लेके आए।
जरूर है। अब देखिए, मैं मंच तो आप ही लोग हमारा मंच है आफ्ताब जी। यूट्यूबर्स बहुत हैं, मेरे जैसे लोग आएंगे, रुके और आगे भी आते रहेंगे। एक रेबल, मैं तो एक रेबल बन के आवाज लेके आना चाहता हूं। मेरा कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है सर। मुझे पिछली रात काफी सारे धमकियों टाइप कॉल आए हैं, थ्रेट टाइप। कुछ लोगों ने फेक आईडी से भी कॉल किया है, कुछ लोगों ने लिखा है कि ये कांग्रेस का चमचा है। तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आपको। कांग्रेस का चमचा इसलिए आपको कुछ लोग बोल पा रहे होंगे क्योंकि कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर कर दिया है, तो शायद उस वजह से ये पॉलिटिकल है। अच्छा, देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अहमद साहब आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आगे भी आपके लिए, और मैं सौभाग्यशाली हूं जो मैं आपके मंच के द्वारा आज संबोधित हो रहा हूं। और जब आप इसे ब्रॉडकास्ट करेंगे और लोग देखेंगे तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट फीलिंग। भाई हम एक आम व्यक्ति हैं। देखिए मेरा एक बात मानना है भाई साहब, कि जो हमारे सांसद होते हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, जो हमारे मंत्री होते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है हमेशा गली गली में गुजारते हैं अपना वक्त। एक महीना तो ये जैसे पागल हो जाते हैं। उसके बाद जो सांसद तो छोड़िए, जो सांसद के प्रतिनिधि होते हैं, जिसे हम सांसद प्रतिनिधि कहते हैं, वो भी नजर नहीं आते हैं सर। ऐसी क्या बात हो जाती है कि हमें भूल जाते हैं, हमारी सड़कों को भूल जाते हैं, हमारी स्थिति को भूल जाते हैं, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है क्या ये वो भूल जाते हैं। आफ्ताब जी, मैं केवल एक प्रश्न उठाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से भी, कि आज ये माहौल क्यों है। मेरे पिताजी का भी फोन आया कि बेटे आप ये ऐसे वीडियो ना डालो, आप गिरफ्तार कर लिए जाओगे। और सवाल है कि मैंने इस वीडियो में ऐसा बोला क्या है। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि मैं मोदी भक्त हूं, लेकिन मैं अंध भक्त नहीं हूं। राइट। मैं मोदी जी का फैन हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का पद उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है, मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा है कि राजनीति सेवा है या राजनीति एक नौकरी है। अगर सेवा है तो तनख्वाह मत लीजिए, पेंशन मत लीजिए, एयर आए फेयर आने का फेयर मत लीजिए, रेलवे के फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन मत लीजिए, होटल्स में ठहरने की सुविधा मत लीजिए, लाख लाख रुपए टेलीफोन बिल का पैसा मत लीजिए। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, हर नौकरी का एक क्राइटेरिया है। अगर मुझे जज बनना होगा तो मुझे पीसीएसजे एचजीएस के एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर मुझे आईएएस आईपीएस बनना है तो यूपीएससी क्लियर करना है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस का टेस्ट क्लियर करना है। तो इस तरीके से अगर हमें एमपी एमएलए बनूं, इनका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि आप लोग बन जाते हैं और उसके बाद आप लोग उन तमाम एमटेक बीटेक एमबीए सो कॉल्ड ग्रेजुएट लोगों को भूल जाते हैं, उनकी उम्मीदों पे आप पानी फेर देते हैं। ये गलत है। मोदी जी, आपने बोला था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का मतलब मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप मुझे पैसे दें। अच्छे दिन का एक ही पर्याय है मेरे लिए, जो मेरे साथी भारतीय हैं, सभी जातियों से, विभिन्न धर्मों से हैं, किसी को किसी का डर ना हो। आज पूरे देश में एक डर का माहौल है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं, तो कोई मुझे हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए। मैं मुदगिल हूं और मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हूं, सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल, जमशेदपुर टाटानगर से। वहां प्रिंसिपल होते हैं फादर गॉलवर्ट फटाडो, अब वो नहीं रहे, फादर सिरिल फर्नांडिस जो यूएसए में। तो क्या क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ के एक ब्राह्मण अलग हो जाता है? आप मुझे ये बता दें, सो कॉल्ड जितने भी नेता हैं, क्या इनके बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते हैं? क्या इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? क्या इनके बच्चे टॉप ग्रेडेड स्कूल में पढ़ता है? कोई ग्वालियर में पढ़ता है, कोई सिंधिया फोर्ट में पढ़ता है, कोई दून स्कूल में पढ़ता है। आप पैरामीटर्स बनाएंगे जनता के लिए, उन पैरामीटर्स पे खुद भी चलिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। केवल हमारे लिए नहीं बोलिए कि आप आत्मनिर्भर बन जाए। आत्मनिर्भर तो हर वो व्यक्ति होता है जो पैदा होता है इस दुनिया में। ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, यीशु मसीह की देन है। जो इस दुनिया में पैदा होता है वो आत्मनिर्भर ही होगा, किसी पे निर्भर नहीं होगा। क्योंकि परिवार में जन्म लेना ही एक आत्मनिर्भरता होता है। माता पिता भाई बहन, यही तो आत्मनिर्भरता है। आज आप कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाएं। देश इन मुश्किल परिस्थितियों में है। हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हमारे मजदूर साथी सड़कों पे, उनकी मौतें हो रही हैं। मैंने एक औरैया का इंसिडेंट देखा, उस दिन मेरा खून खौल गया और मुझे तहे दिल से बहुत कष्ट है उनके लिए। और आपको भी होगा जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तमाम हर भारतीय को, इसमें कोई रिलीजन नहीं है, हर एक को कष्ट हुआ कि खाना खाते हुए 24 लोग खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे, जब इस एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। ये कैसा लॉकडाउन है? ये कैसा लॉकडाउन है जहां गाड़ियां जा रही है, जहां कर्फ्यू लगे हैं, मौत पे राजनीति करते हैं। देखिए मेरे एक विनती है, मैं एक साधारण भारतीय हूं लेकिन मैं रेबल हूं। हर आदमी बागी होता है, लेकिन बागी होता है गलत चीज के ऊपर। मेरा किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन अगर आप सामाजिक पराकाष्ठा पे आएंगे तो आपको
समाज को लेके चलना होगा, लोगों का भरोसा लेके चलना होगा। लोगों में एक भय प्राप्त है अननेसेसरी का, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई एक बात समझिए, देश का राजा, देश का शासक तब और अच्छा हो जाता है जब वो लोगों के दिल में बसता है। और दिल क्या होता है? द हार्ट प्यूरिफाइज द ब्लड। ब्लड को प्यूरिफाई करता है। शरीर का तंत्र खून से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या अब यह माहौल आ गया कि हमारा खून सूखने लगेगा? देखिए, मैं केवल एक बात बोलूंगा आफ्ताब साहब, मैं कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म का आदमी नहीं हूं। मैं जो आपसे एक बात शेयर करूंगा, किसी जमाने में मैंने एक पार्टी की सदस्यता ली थी और 3 दिन में मैंने वो सदस्यता छोड़ दी थी। उसका कारण एक था, उसका कारण केवल यह था कि मैं पॉलिटिकल कंडीशन में, मेरे को समझ में आ गया कि नहीं भाई, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है। हर आदमी पॉलिटिशियन नहीं, कुछ लोग लीडर्स बन सकते हैं, कुछ लोग इंस्पिरेशन बन सकते हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं सर, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, एक कॉलेज के बच्चों को भी गाइड करता हूं। मैं केवल एक पॉइंट पे आना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण जी, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऐसे स्टेटमेंट ना दें जिससे लोगों को दिल में दर्द और जख्म उत्पन्न हो जाए। आप अगर ये कहें कि लोअर मिडिल क्लास 6 लाख से लेकर 18 लाख कमाती है, तो मैम आई थिंक आप जेएनयू के पास आउट हैं। जेएनयू एक बहुत बड़ी संस्था है, मैं इसका नमन करता हूं जेएनयू का, जिन्होंने वीर दिए इस धरती को। और आप स्वयं आज आपके सरकार के कितने लोग जेएनयू के खिलाफ है, जबकि मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है, जो मेरी प्राप्त जानकारी है, आप भी जेएनयू से इकोनॉमिक्स की शिक्षा प्राप्त की, जो मेरी जानकारी, हो सकता है रॉन्ग हो राइट हो, फर्दर उसके ऊपर मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, इसलिए कि कोई भी संस्था गलत नहीं होती मैम। लेकिन आप तो सरकारी पद पे हैं, सरकारी पद में होने के बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बहुत दुख की स्थिति है। बहुत सारे जेएनयू के मित्र हैं जिन्होंने मैसेजेस भेजे हैं, मैं उनका नमन करता हूं और शीघ्र आप लोगों से मिलूंगा और हर जगह जाऊंगा। आफ्ताब खान साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा। मैं एक मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखता हूं, मैं कोई व्यापारी परिवार से संबंध नहीं रखता। मेरे दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम श्री स्वर्गीय गंगाधर पति, और मैं बंगाल के गांव बांकुड़ा के जिले आहोंदा से बिलोंग करता हूं, जिसकी जन्म जमशेदपुर तत्कालीन बिहार, जो कि आज झारखंड में हुआ था, और आज मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हूं। और मैं कहता हूं, इतने वादे किए गए, मैं ग्रेटर नोएडा से ही अभी आपसे बात कर रहा हूं, और भारत का सबसे महंगा बिजली जो है उसका बिल मैं चुकाता हूं उत्तर प्रदेश में। क्या ये कमाल की बात नहीं है? देखिए, अगर हम कुछ मुद्दों पे बात करें, आपको भी सुनना चाहिए, मैं भी सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे माध्यम से मैंने 2-3 बातें उठाई थी आफ्ताब साहब, कि जैसे भी कोई चैनल में किसी को कोई बुलाया जाता है, आपने भी मुझे बुलाया, आप मेरे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं। पहली बात, बुलाया जाता है लोगों की भावनाएं सुनने के लिए। आपको लगा होगा मैं इस योग्य हूं तो आपने मुझे बुलाया, नहीं तो कभी ना कभी आपसे मुलाकात होती जरूर, और मैं आपको वैसे भी धन्यवाद देता। बिल्कुल, मैं आपको वैसे भी धन्यवाद देता। आप देखें, मैंने 2-3 क्वेश्चन ही पुटअप किए, कोई ज्यादा नहीं, कि अगर कोई गाड़ियां दे रहा है, अगर प्रियंका गांधी जी माननीय इसलिए कि वो परिवार भी कम नहीं है, उस परिवार ने बलिदान दिया है। क्या अगर हम बोले, मैं कांग्रेस के लिए नहीं बोलूंगा, ना मैं समाजवादी पार्टी के लिए बोलूंगा, लेकिन क्या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी सम्मान के योग्य नहीं है? क्या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी, वो तो लौह महिला थी भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन मैं कह सकता हूं, इंस्पायर करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुझे इंस्पायर करते हैं, भगत सिंह इंस्पायर करते हैं, गांधी जी इंस्पायर करते हैं। भाई महान लोग के भी दलगत नहीं होते, महान लोगों को तो दिल में बसाया जाता है, उनके कर्मों की वजह से, उनके पद चिन्हों में चल के लोग आज महान होते हैं। मेरा कोई ऐसा वर्जन नहीं है जिसमें मैं किसी को अगेंस्ट बोलूं। मैं अगेन बोलूंगा आपका माध्यम से, कृपया अंध भक्तों, मैं किसी पार्टी का माउथ पीस नहीं हूं, ना कांग्रेस का, ना समाजवादी पार्टी का, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, जो काम करेगा उसकी तारीफ होगी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस का हो। ये नहीं हो सकता कि आप ऑपोजिशन की बात ना सुने, ऑपोजिशन को कहने का मौका ना दे। प्रजातंत्र में तभी सब कुछ अच्छा होता है जब एक स्ट्रांग ऑपोजिशन रहे, क्योंकि स्ट्रांग ऑपोजिशन आपको ही मजबूत करती है। जिस देश का विपक्ष मजबूत है, वो देश कितना मजबूत हो सकता है। बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं एग्री हूं जी। और दूसरी एक बात है, अगर कोई किसी के लिए कुछ बोल देता है तो कोई वो भाई मुसलमान प्रेमी बन जाता है, कोई हिंदुत्व प्रेमी बन जाता है, कोई ईसाई प्रेमी। ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? हमारे देश तो विविध जनताओं के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए हमारा देश जाना जाता है। इतिहास गवाह, हमने चाइना को बुद्ध दिया, महात्मा बुद्ध दिया, हमने जापान को महात्मा बुद्ध दिया, हमने कंबोडिया को महात्मा बुद्ध दिया। वो तो हमसे नहीं लड़ते।
आप ये सोच के देखें आफ्ताब साहब, एक लाइन में, एक पंक्ति में कितनी बड़ी बात है कि चाइना में बुद्ध पूजे जाते हैं, कंबोडिया में बुद्ध पूजे जाते हैं, जापान में जो समुराई होते हैं वो भी पूजते हैं महात्मा बुद्ध को, कोरिया में पूजे जाते हैं। और ये हमारे देश से निकले हुए हैं। महात्मा बुद्ध राजा थे। आप एक बात सोचा, हमने दुनिया को शून्य दिया, शून्य। आज 1, 2, 3 नंबर का वैल्यू क्या, अगर शून्य ना होता तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ हम बोल पाते क्या? देखिए आज 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हो रही है। ये करोड़ कहां से आया? क्यों? क्योंकि दुनिया को हमने शून्य दिया। आज मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा कि लोगों को अपने आवाज रखने का मौका दें। इस सरकार से भी मैं बोलूंगा, देखो विरोध को नहीं कुचलना है, क्योंकि विरोध जो है हिंसात्मक नहीं है, ये सांकेतिक विरोध है। ये सांकेतिक विरोध है। सांकेतिक विरोध इसलिए कि लोगों के दिल में जख्म हो रहे हैं। हम विभिन्न लोग अपने अपने त्योहार नहीं मना पा रहे, देश में अराजकता का माहौल हो रहा है। मेरा आपसे, आप लोगों से, आपके मंच के माध्यम से सभी धर्मों के लोगों से एक विनती होगी, किसी भी पार्टी की वजह से अपना सौहार्द ना बदलें, आपसी भेदभाव ना करें। कोई नहीं आएगा, आप ही रहेंगे। जैसा मोदी जी ने कहा है ना, आत्मनिर्भर रहो, ये बात कोई पार्टी विशेषक बात नहीं है। आत्मनिर्भर तो हम शुरू से ही है। हमें कौन सिखाएगा आत्मनिर्भर होना? हमारे मुंह में खाना कौन देता है जी? कोई बाहर वाला आता है कि हमें खाना देने के लिए? हमारे जेब में पैसे रख के गया आज तक कोई? तो देखिए, आपसे स्वार्थ बनाए रखे। और मैं तो बागी हूं, अगर मुझे कुछ गलत दिखेगा मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर सच बोलना गुनाह है तो गुनाह किया है मैंने। और एक लाइन मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे बागी हैं जो आवाज उठाना चाहते हैं, और सच्चाई के लिए आवाज उठाने वाला जो बागी है वो हर हाल में हर किसी को पसंद होता है। जो किसी अच्छे कॉज के लिए, जो किसी अच्छी बात के लिए अगर आवाज उठाता है, और वो अगर अपने आप को बागी कहता है कि यस मैं ये आवाज उठाता हूं इसलिए मैं बागी हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पूरी दुनिया सलाम भी करती है, एक्सेप्टेड उन लोगों को छोड़ करके जो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते, इसको समझना ही नहीं चाहते। तो आप बागी हैं, अच्छे हैं, और आप से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला था, लेकिन आपने मुझे वो मौका ही नहीं दिया कि मैं आपसे और कुछ क्वेश्चंस कर पाऊं। आपके अंदर खुद जो है वो सारी बातें भरी पड़ी हुई है, जो मैं पूछना चाहता था वो आपने आगे से बता दिया। तो बस मैं इतना ही चाहूंगा कि देशवासियों को, अगर ये जो मैं मतलब आए दिन एक चीज जो मैं बहुत देखता हूं कि धर्म के नाम पे ये करना वो करना, अगर देशवासियों को धर्म के नाम पे क्या करना चाहिए, इसके लिए अगर रेवल सदानंद पति जी अगर कुछ बोल पाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई आफ्ताब साहब, आपने जिस विषय पे मेरे को कहने के लिए बोला है ना, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। और उसको एक पंक्ति से मैं शुरू करूंगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये लाइन में इसी से अंत करूंगा पहला, कि कोई मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। और आपके मंच से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हर कोई बागी है आफ्ताब साहब, आपके दिल में भी एक बागी छुपा हुआ है। देखिए इस पंक्ति को सुने आप, इस पंक्ति में एक बहुत बड़ा सार है साहब। पंक्ति यूं कहता है कि सच के लिए दुनिया को छोड़ दो, सच के लिए दुनिया को छोड़ दो, पर दुनिया के लिए सच को ना छोड़ो। ये हो सकता है कि आप अकेले रह जाओगे, इसकी परवाह ना करो, लेकिन एक दौर आएगा जब आप आगे रहोगे, कारवां आपके साथ चलता रहेगा, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो दौर है आज आपस के माहौल का, देश का माहौल का, उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि राजनीति करना उन लोगों का काम है जो अपने बेटों को भी राजनीतिज्ञ ही बनाते हैं। आपके मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा, देश के जितने बड़े हो, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे और भी मंत्री हो, मैं स्पष्ट बोलूंगा, नाम लेके बोलूंगा, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और बहुत लंबे पूरा जीवन उन्होंने जो है बिताया है राजनीति में। क्या उनका बेटा फौज में सेवा दे रहा है क्या? आज वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, नेता चाहे कोई भी हो, देश का राजा चाहे कोई भी हो, बॉर्डर पे जो खड़ा है ना वो शेर है। बॉर्डर पे जो खड़ा है वो शेर है। और वो शेर कौन है? इंडियन आर्मी। गर्व से कहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं। और आर्मी की कोई जात नहीं होती, आर्मी का कोई धर्म नहीं होता, आर्मी का कोई रिलीजन नहीं होता। अपने प्राणों का त्याग करते हैं, वो अपने प्राणों का त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं हम लोगों के लिए। ऐसा दिन ना आए कि कभी आर्मी को भी सोचना पड़ जाए कि भाई देश के राजनीति की कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम सबको एक होना चाहिए, हमेशा सद्भावना के साथ रहना चाहिए। ईद, दिवाली, होली,
गुरु पर्व 7 मनाने की बात है। और मैं एक बात बता दूं, मेरा तो जन्म भी क्रिसमस के दिन हुआ है। ये बड़ी विचित्र बात है आफ्ताब जी। मेरा नाम श्रद्धानंद है आप और ब्राह्मण हो, जन्म क्रिश्चियन के दिन हुआ है। और आपने हिस्ट्री में देखा होगा, स्वामी श्रद्धानंद को फांसी की सजा हुई थी। मेरे पे थ्रेट्स भी आते हैं, लेकिन मैं आपके मन से एक बात बोलूंगा, बहुत सारे विषय हैं जिसमें लोग ये चाहते हैं कि मैं उनका आवाज बनूं। आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई इसलिए कि एक छोटी सी बात है, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान। और अगर हम गंगा जमुना आप समझते हैं ना, राम रहीम का जो मजहब है, जब तक हम उसका उदाहरण मिसाल के तौर पे ना खड़े करेंगे तो क्या करेंगे। और देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा भाई साहब, जब मेरा वीडियो आ रहा था ना, तो मुझे नींद नहीं आई। मैं पिछले 3 रातों से सोया नहीं, मैं लोगों को जवाब दे रहा हूँ। ये बात आप उन लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके चैनल में ना, कम से कम आपने थोड़ा आंकड़ा गलत बताया। ये आंकड़ा तो 15 करोड़ कब का पार कर चुका है। आपके चैनल को आगे लोगों ने मैंने मेरे चैनल पे जो डाला था, उसमें 48 घंटे के अंदर 1 करोड़, तो मैंने मेरे अपने चैनल का आंकड़ा दिया। अलग अलग लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को डाला है, तो उनके अलग अलग अपने आंकड़े होंगे। तो ये आंकड़े आपके पास जरूर होंगे, क्योंकि आप ही वो पर्सन जिसकी वीडियो हर चैनल डाल रहा है, तो आपके पास वो कहीं ना कहीं डेटा इकट्ठा हो रहा है। तो आपने जो फिगर डाला है, आपने जो फिगर बताया है, वो बिल्कुल करेक्ट फिगर होगा। लेकिन हमारे अपने चैनल पे जो व्यू हुआ है, वो हमने आपसे शेयर की। और 1 करोड़ व्यू अगर हमारे चैनल पे हुआ है, और अलग अलग चैनलों पे अगर 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ व्यू हुआ है, बहुत बड़ी बात है। लोग किसी को देखते नहीं, किसी को सुनते नहीं। अगर किसी को इतना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस आदमी की बातों में सच्चाई होगी, दम होगा, तो सुन रहे हैं, अदरवाइज नहीं सुनते। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि रेवल सदानंद जी, आपसे जो बात कर रहा हूं, मैं बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके बारे में कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों, इनसे जब मैं बात कर रहा था, 35 मिनट हो गए, 30 से 35 मिनट हो गए। हमने सोचा था कि 10 से 15 मिनट में बात हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन यकीन जानिए दोस्तों, जब ये बोल रहे थे तो मैं अपने आप को सुनने से नहीं रोक पा रहा था। क्योंकि क्या होता है कि कुछ बातें होती है बिना सिर पैर की, और कुछ बातें जो होती है जिसमें लॉजिक होता है, तथ्य होता है, और उन तथ्यों को देखते हुए मैं सिर्फ खामोशी से बैठ करके सुनता रहा। और उन्होंने जितनी बातें हमें बताई, जितनी बातें हमें जो क्वेश्चंस थे हमारे, वो सब इन्होंने अपने आप कह दी। तो मैं रेवल जी, आपका हमारे चैनल पे जो आफ्ताब जी, यस बोलिए। आफ्ताब जी, हेलो जी, बोलिए। बस मैं जानता हूं मैं आपका बहुत समय ले चुका हूं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नहीं, कोई बात नहीं है, बोलिए ना। इसमें हमें एक केवल, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दे दे, 1 मिनट तो मान के लूंगा मैं। बोलिए। मैं परसों रात जब सो नहीं पाया था, मेरे को कुछ बच्चों के, कॉलेज के बच्चों के मैसेजेस आए थे। उसके बाद एक कष्ट उनका लगा, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। अगर इजाजत हो तो मैं सुना दूं, ये मेरी खुद की लिखी हुई पंक्तियां। तो देखिए, अंध भक्तों, ये आपके लिए है। मैं मोदी भक्त हूं, अंध भक्त नहीं हूं, दोबारा बोलूंगा। ऐसा है, आप इस अंध भक्तों, इसको सुने, और अगर आपको महसूस है तो विचार बदले, नेगेटिव ना रहे। कि तेरे हर जुल्म का हिसाब हूं मैं, एज ए रेबल बोल रहा हूं ये बात। तेरे हर जुल्म का हिसाब हूं मैं, तेरे हर सवाल का जवाब हूं मैं। माना कि मैं भी हूं एक आम आदमी, तूने क्या लगा, तेरे लिए कबाब हूं मैं। तुझे क्या लगा, तेरे लिए कबाब हूं मैं। और देखिए, इसके आगे की पंक्ति देखें, ये उन लोगों का ऊपर है जो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री थे, उस पर भी मैं आऊंगा। कि देखिए, तेरे जुल्मों सितम का इंतहा भी देख लिया, तेरे जुल्मों सितम का इंतहा भी देख लिया, लगान के जैसे तेरे टैक्सों को भी सह लिया। अब पूर्व के प्रधानमंत्री जो थे, जो कुछ कर गए थे, और पुराने लोग, तुझसे पहले के जो रहनुमा थे हमारे वतन के, तुझसे पहले के जो रहनुमा थे हमारे वतन के, उनके बनाए ONGC, BSNL, BHEL, और तो और उनके बनाए एयरपोर्टों का नीलाम होना भी देख लिया, और तो और उनके बनाए एयरपोर्टों का नीलाम होना भी देख लिया। अब जो बचा है उसके बारे में गौर कीजिए। और अब जो बचा है वो पुराना सा लाल किला, अब जो बचा है वो पुराना सा लाल किला। और कहते हैं जिसे ताजमहल, बस उनका बेड़ा गर्क होने का सिलसिला ही रह गया, बस उनका बेड़ा गर्क होने का सिलसिला ही रह गया। और देखिए, एक बात आपने बोला था ना, आज के माहौल के ऊपर, आपस में मत लड़ना कोई भी।
मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों, मेरे भारतीय मित्रों, भाइयों बहनों, मेरे माताओं, ये लाइन और पंक्तियां आपके लिए, क्योंकि नेता हमें लड़ा देते हैं। लाइन आप गौर से सुनिएगा और अच्छा लगे तो आफ्ताब खान साहब के चैनल के माध्यम से मुझे सूचित कीजिएगा। ये पंक्तियां मेरे दिल की गहराई से लिखी गई है कि कहता हूं मैं, रेबल आनंद यानी कि रेबल सदानंद पति, मुल्क का जिस्म भी अब छलनी होने लगा है, मुल्क का जिस्म भी अब छलनी होने लगा है, जंगल के दरख्तों का रूह भी अब थरथराने लगा है, मुल्क का जिस्म भी अब छलनी होने लगा है, जंगल के दरख्तों का रूह भी अब थरथराने लगा है, और कि अब तो जन्नते कश्मीर भी दर्द से कराने लगा है, अब तो जन्नते कश्मीर भी दर्द से कराने लगा है। इन्हीं पंक्तियों से मैं बागी श्रद्धानंद, रेबल श्रद्धानंद पति, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, और आफ्ताब साहब आपने जो मुझे मौका दिया, मैं नमन करता हूं अगेन। और सभी से विनती करता हूं, रेबल बने, बागी बने, जरूरत पड़े बगावत करेंगे, लेकिन बगावत सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे, बगावत बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट करेंगे, बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट करेंगे, धर्म के नाम पे नहीं करेंगे, बगावत काम के नाम पर करेंगे, काम के नाम से चलेंगे, काम प्रगति डेवलप से दिखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रेबल थैंक यू सो मच रेबल जी, बहुत जल्द हम एक बार फिर आपके साथ लाइव आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।